पुराने ओल्ड मैनर पर नीलू की नज़र जियान किंगे की जाती हुई गाड़ी पर पड़ी जो दूर जा रही थी। उसके बगल में अंकल लियो अपने हाथ पीठ पर रखे खड़े थे और कैवे अपने साधारण रूप से विकसित बॉडी के साथ थी। लीलू उस गाड़ी को घूरता रहा जो जंगल में समा गई। उसने अंकल लियू से बात करने के लिए मुड़ने से पहले हल्की सांस छोड़ी। अंकल लियू, अकेडमी से एक हफ्ते की छुट्टी लेने के लिए आवेदन करने में मेरी मदद करें। मैं कुछ समय के लिए आराम करना चाहता हूँ। चूँकि एक्वायर्ड रेजोनेंस को एब्जॉर्ब करने के लिए उसके ब्लड सेंस को बहुत कम कर दिया था, इसलिए एकेडमी में वापस जाना केवल गपशप और अफवाहों को ही बढ़ावा देगा। अब जबकि उसके पास वाटर रेजिस्टेंस पावर थी, सबसे ज़रूरी चिंता एक उपयुक्त कल्टीवेशन आर्ट खोजने की थी। केवल इसी से उसके शरीर की रेजिस्टेंस शक्ति तेज़ी से बढ़ सकती थी। साउथविंड एकेडमी में भले ही अनगिनत कल्टीवेशन आर्ट मौजूद हों, लेकिन उन्हें उधार लेने के लिए उन्हें अनगिनत प्रतिबिंब और शर्तें थीं। उनके परिवार के कल्टीवेशन और निजी लाइब्रेरी का उपयोग करना ही कहीं ज़्यादा सुविधाजनक था। बस एक ही समस्या थी कि एक महीने बाद होने वाला था। एकेडमी से एक हफ्ते की छुट्टी लेने का ये छोटा सा काम भी बेशक अनगिनत लोगों को अटकलों पर मजबूर कर सकता था। अच्छी बात यह थी कि इस समय लीलू को इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे इसके बारे में क्या सोचते हैं। हाँ मैजेस्टी, ईमानदार अंकल लियू ने अपने निर्देश का पालन करने से पहले जवाब दिया। बड़ी बहन क्या भाई? लीलू ने उसकी ओर मुड़ते हुए कहा, अपनी संकीर्ण अपनी तेज आंखों से उसके एक सीमित मुस्कान दी। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए मैजेस्टी। कृपया मुझे सोल, स्पिरिट, लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट जो 4th टियर की हैं दिलाने में सहायता करें। लीलू मुस्कुराया। इस अनुरोध पर उसकी रसीली पलकें झपक उठी। ये तो खजाने थे जो किसी की रेजोनेंस को निखारने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। क्या लीलू एक ब्लैंक बैलेंस लेकर पैदा नहीं हुआ था? आखिर वो क्या करना चाह रहा है? हालांकि उसका मन उलझन में था, फिर भी वो मान गई। यंग मास्टर को कितने हिस्से चाहिए? लीलू ने जवाब देने से पहले एक समय सोचा, क्यों न हम 50 से शुरुआत करें। हालांकि क्या भाई एक शांत और समझदार लड़की थी, लेकिन 50 हिस्से की मांग सुनकर वह लीलू को घूरने लगी। क्या उसने गलत सुना था? यंग मास्टर, क्या आपने 4th टियर के स्पिरिट, लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट के 50 भाग कहे थे? क्या वे खुद को रोक नहीं सकी और उसने स्पष्टीकरण मांगा। लीलू ने उसकी उलझन भरी निगाहें देखी और उसने ध्यान से सिर हिलाया। क्या वही के मोती जैसे सफेद दांत उसके लाल मुलायम होठों पर दब गए। स्पिरिट, लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट असाधारण रूप से कीमती और महंगी थी, और 4th टियर की लाइटें तो और भी महंगी थी। मौजूदा बाजार के हिसाब से एक हिस्से की कीमत 1000 स्काई गोल्ड के टुकड़े होंगे। 50 की कीमत 50,000 स्काई गोल्ड होंगी। हाँ, सुलेमान का पूरे कारोबार में कुल मुनाफा सिर्फ 30,000 स्काई गोल्ड के होता है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में परिवार की हालत की वजह से उनका मुनाफा कम होता गया था। सच कहूँ तो इतनी बड़ी रकम खर्च करना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। लुएलॉन हाउस को कई पारिवारिक व्यवसायों वाला एक परिवार घराना माना जाता था। कैवई के नज़रिए से 50,000 स्काई गोल्ड झिझक पैदा करने के लिए काफ़ी नहीं थे। बस 4th टियर के स्पिरिट, लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट के 50 हिस्से खरीदने का यह पूरा अनुरोध अजीब और बेतुका लग रहा था। स्पिरिट, लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट का मुख्य उपयोग व्यक्ति के नेचुरल रेजोनेंस को संतुलित करने और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जाता था। यह तय था कि सभी स्पिरिट, लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट में किसी न किसी रूप से इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो धीरे धीरे व्यक्ति के रेजोनेंस पैलेस को दूषित कर देती हैं। कंज्यूम करने की अवधि के दौरान अंततः व्यक्ति के रेजोनेंस महल को सील कर देती है और उस बिंदु पर इसे और संतुलित करना संभव हो जाता है जब यह अपने अंतिम पीक पर पहुंच जाता है। जो लोग इन स्पिरिट, लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट का उपयोग करते हैं वे ऐसा मनमाने ढंग से नहीं करते। वे इसे झटका देने की अवधि के नियंत्रण करते हैं। शायद महीने में केवल 1 या 2 बार इससे व्यक्ति के रेजोनेंस पैलेस पर अशुद्धियों का प्रभाव कम होता है और इन ट्रेजर से सबसे अधिक
तड़का लगाने का प्रभाव प्राप्त होता है। इस तरह से अगर कोई भी स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट ज़्यादा खरीदना भी चाहे तो वह हमेशा कम मात्रा में ही होंगी। इन सब शर्तों के बावजूद लीलू ने बिना किसी हिचकिचाहट के 50 मांग लिए। आखिरकार कोई इन्हें कितने साल तक इस्तेमाल कर सकता था? क्या वही समझ नहीं पा रही थी कि लीलू क्या करने की कोशिश कर रहा था? क्या ये पागलपन जैसा लग रहा था? हालांकि लीलू यंग मास्टर थे और जियान किंगे ने उन्हें लीलू की किसी भी मांग को मनाने के लिए निर्देश दिए थे। हार मानकर उसने सहमति से सिर हिलाया। ठीक है, तो मुझे सीनियर सिस्टर कैवई को परेशान करना होगा। लीलू ने पुरानी मैनर में प्रवेश करने से पहले जीवत और गर्मजोशी भरी मुस्कान दी। कैवई ने जाते हुए अपने चेहरे को घूरा और फिर एक गहरी सांस ली। यह यंग मास्टर थोड़ा लापरवाह लग रहा था। कल के झगड़े में शामिल होने के बाद भी क्या वो अभी भी लुआलान घराने के आसपास मौजूद अनगिनत इनर कॉन्फ्लिक्ट और बाहरी खतरों से अनजान था? हालांकि वो एक क्रिपल था और जियान किंगे की सीधे मदद करने में असमर्थ था। फिर भी उसे परेशानी तो नहीं खड़ी करनी है ना? यंग मास्टर की बेतहाशा खर्चीली आदतों से हुए नुकसान की भरपाई करने में हाउस लोलान का कितना समय लगेगा? उसमें क्या वो जियान किंगे से और भी मदद मांगने वाला था? हाउस लोलान की स्थिति पहले से ही अस्थिर थी और उसे शुरू करने के लिए भारी मात्रा में स्काई गोल्ड की जरूरत थी। धीरे धीरे उसने खुद को शांत करने के लिए अपनी कनपटियों की मालिश की। ऐसा लग रहा था त्यांजू प्रोविंस में अपने छोटे से प्रवास के दौरान उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। इस दौरान लीलू ने कैवई की अंदरूनी उलझनों के बारे में ज़्यादा सोचने की हिम्मत नहीं उठाई। दरअसल वो खुश था। वो एक पंछी की तरह आज़ाद और फ्यूचर के लिए आशा से भरा हुआ महसूस कर रहा था। वो सीधे ओल्ड मैनर के लाइब्रेरी की ओर चल पड़ा। यह लाइब्रेरी लुआलान परिवार की सभी कल्टीवेशन आर्ट और रेजोनेंस आर्ट का भंडारण था। हालांकि उनमें से अधिकांश को जिया साम्राज्य के मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था, फिर भी ओल्ड मैनर में बची हुई आर्ट अभी भी बहुत थी और इसलिए ये पूरी तरह से ओल्ड मैनर में सबसे महत्वपूर्ण स्थान भी था। इसकी रक्षा करने वाले सोल्जर्स को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि इनके पास अनगिनत रक्षक देखे जा सकते थे। यहीं पर यंग मास्टर होने के फायदे पूरी तरह से सामने आ सकते थे। लीलू को बस अपने अधिकार के अनुसार अंदर आना था। लाइब्रेरियन लीलू को अंदर आते देखा थोड़ा हैरान हुआ और एक पल के लिए शब्द रह गया। हालांकि वो जल्दी से संभल गया और सम्मान पूर्वक उसका अभिनंदन किया। यंग मास्टर लीलू ने निर्देश देने से पहले जवाब में सिर हिलाया। प्रत्येक ऊर्जा कल्टीवेशन आर्ट को खोजे जो फोर्थ टियर के रेजोनेंस के लिए उपयुक्त हो और उन्हें मेरे पास लाओ। उसका आदेश सुनकर लाइब्रेरियन भी थोड़ा उलझन में पड़ गया। लीलू जब पहले लाइब्रेरियन आया करता था तो वो सिर्फ रेजोनेंस आर्ट को ही तलाश करता था। कल्टीवेशन आर्ट को तो पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाता था, क्योंकि उसका ब्लैंक पैलेस था वो और वे उसके किसी काम के नहीं थे। फिर भी उसने आपत्ति करने या कारण जानने की हिम्मत नहीं की। लीलू यंग मास्टर था तक जिसके कारण उसे ओल्ड मैनर का सबसे ज़्यादा अधिकार उसी के पास था। इसलिए उसने तुरंत आदेश का पालन किया और तेज़ी से उन कल्टीवेशन आर्ट की खोज शुरू कर दी जिसका अनुरोध लीलू ने किया था। दूसरी ओर लीलू ने प्रतीक्षा करने के लिए एक शांत कमरा ढूंढ लिया। कुछ देर में लाइब्रेरियन पसीने से पूरी तरह भीगे हुए जेड स्लिप के ढेर के साथ दौड़ता हुआ अंदर आया। यंग मास्टर फोर्थ टियर के रेजोनेंस के लिए उपयुक्त सभी कल्टीवेशन आर्ट यहाँ उपलब्ध हैं। यहाँ 28 एंटर लेवल की कल्टीवेशन आर्ट और 6 नॉर्मल कल्टीवेशन आर्ट है। लीलू ने सम्मति से सिर हिलाया और उन्हें जाने का इशारा किया। इसके बाद वो ध्यान से उन्हें देखने लगा। जिया साम्राज्य में कल्टीवेशन आर्ट को कई श्रेणी में विभाजित किया जाता था जैसे एंट्री स्टेज, जर्नल स्टेज, फिर ड्यूक स्टेज आता है, फिर किंग स्टेज आता है, फिर उसके बाद आता है एक्सपर्ट ऑफ द, फिर आता है हेवनली एम्परर। तो बाकी बाद में देखेंगे। एंट्री छोटे मोटे अंतर भी थे। यहाँ पर प्रत्येक कल्टीवेशन आर्ट हाई, मिड और निम्न रैंक में विभाजित किया जाता था।
एंट्री स्टेज की कल्टीवेशन आर्ट व्यक्ति को 10 मोहर वाले स्तर से लेकर रेजोनेंस मास्टर के आरंभ तक कल्टीवेशन करने की अनुमति दे सकती थी। हालांकि यदि कोई वास्तव में फर्स्ट रेजोनेंस मास्टर स्तर यानी वो रेजोनेंस मास्टर स्टेज में प्रवेश करना चाहता है तो उसे सामान्य स्तर की कल्टीवेशन आर्ट आदि का उपयोग करना होगा। फर्स्ट स्टेज की कल्टीवेशन आर्ट मक्खियों की तरह आम और अपेक्षित समान थी। केवल जनरल स्टेज की कल्टीवेशन आर्ट की ही अधिक दुर्लभ थी। आमतौर पर केवल मिड स्तरीय कल्टीवेशन आर्ट स्तरीय पावर हाउस के पास ये कल्टीवेशन आर्ट होती थी। ड्यूक स्टेज की कल्टीवेशन आर्ट तो वो और भी दुर्लभ थी, केवल हाई टियर पावर हाउस के पास ये आर्ट होती थी। इस बात पर लीलू को याद आया कि हाउसलोलान के पास ड्यूक स्टेज कल्टीवेशन आर्ट के दो कल्टीवेशन आर्ट थे जो उनके पेरेंट्स दोनों ने छोड़े थे। किंग स्टेज कल्टीवेशन आर्ट के संदर्भ में ये अतुलनीय रूप से अनमोल था। अगर कोई सचमुच खुले में प्रकट होता है तो निश्चित रूप से जिया किंगडम की सभी पावर हाउस का ध्यान आकर्षित करता। उस स्थिति में निस्संदेह भीषण युद्ध शुरू हो जाता। वास्तव में यह कहना अधिक नहीं होगा कि पूरा जिया साम्राज्य इसके लिए युद्ध में उतर जाएगा। नॉर्मल कल्टीवेटर आर्ट के शरीर पर अधिक कठोर होती है। उनमें से रेजोनेंस मास्टर के स्टेज को लेकर उन्हें अनेक प्रकार की अपेक्षाएं होती हैं। चूंकि लीलू को वाटर रेजोनेंस केवल 4th टियर की थी, इसलिए उसके केवल कल्टीवेशन आर्ट का अनुरोध किया था जिसका वो उपयोग कर सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, लीलू के सामने पड़ी सभी जेड पर्चियां की शीघ्र निरीक्षण की गई। अंततः उन्होंने अपने को 3 कल्टीवेशन आर्ट तक सीमित कर दिया। से पहला आर्ट था 9 स्टेज थ्रो अप पार्ट और दूसरा था लो ग्रेड जर्नल स्टेज मेडिटेशन डायग्राम मिड ग्रेड जर्नल आर्ट और तीसरा था स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट मिड ग्रेड जर्नल स्टेज। किंग स्टेज कल्टीवेटर आर्ट के संदर्भ में यह अतुलनीय रूप से अनमोल थे। अगर कोई सचमुच खुले में प्रकट होता है तो निश्चित इन कल्टीवेशन आर्ट सामान्य स्तर में थी। जब इनकी कल्टीवेशन अपने चरम पर पहुंच जाती है तो व्यक्ति को सामान्य जर्नल स्टेज में प्रवेश करने की सक्षम बनाती है। ये तो ठीक ठाक ग्रेड के थे और हालांकि ये सबसे अच्छे नहीं थे, फिर भी इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे खास बात यह थी कि ये लीलू के 4th टियर के वाटर लाइट रेजोनेंस के लिए उपयुक्त थे। बस उस दिन का इंतजार करेगा जब वो अपने रेजोनेंस पावर को नियंत्रण कर लेगा और फिर किसी ज़्यादा उपयुक्त कल्टीवेशन आर्ट की तलाश करेगा। यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। आगे विचार विमर्श करने के बाद अंततः फोल्ड मेडिटेशन डायग्राम आर्ट को समुद्र की तरह उत्सर्जित करने में विशेषता रखती थी। यह लीलू के वाटर राइट रेजोनेंस के लिए उपयुक्त प्रतीत होता था। तुम ही हो, लीलू ने जेड स्लिप को एक तरफ रख दिया और उत्साह से छोटे कमरे से बाहर निकलने के लिए उठ खड़ा हुआ। फिर वो लाइब्रेरियन के नीचे एक गुप्त कक्ष में गया जिसे उसके पेरेंट्स ने खास तौर पर कल्टीवेशन के लिए बनाया था। यहीं से तो अंततः कल्टीवेशन का मार्ग अपनाया।